तो आज हम बात कर रहे हैं नाउ अबाउट द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर मैं यहाँ कहूँ तो थायराइड ग्लैंड के बारे में पहली बात तो है ओरिजिन इसका कैसा है भाई। तो इन ओरिजिन अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये एंडोडर्मल होती है इन ओरिजिन। थायराइड इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, इट्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन कहाँ है, थायराइड की लोकेशन कहाँ है, वेयर इज द लोकेशन। तो आपने अपना ट्रैकिया, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके बारे में आपको पता है कि ट्रैकिया है ना, रेस्पिरेटरी जो हमारा विंड पाइप है। तो ट्रैकिया के ऊपर होती है लैरिंग्स, एक स्ट्रक्चर होता है साउंड बॉक्स लैरिंग्स। ठीक है बेटा, और उस लैरिंग्स की एक बोन होती है वहां पर, कार्टिलेजिनस बोन, जिसका नाम होता है थायराइड बोन। ठीक है, तो उस थायराइड बोन के दोनों साइड में, यहाँ पर लेटरल साइड में जो थायराइड कार्टिलेज है, उस थायराइड कार्टिलेज के दोनों साइड में, लेटरल साइड में यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ टू लोब्स। ये ऐसे दो लोब होते हैं, ये टू लोब्स ऑफ द थायराइड। तो पोजीशन अगर हमसे कहे कि भाई वेयर इज द पोजीशन ऑफ इट, तो हम कहते हैं इट इज लोकेटेड एंटीरियर। पोजीशन में कैसी है, एंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज, एंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स का जो थायराइड कार्टिलेज है उसके लेटरल साइड में, यहां पर ये दोनों तरफ ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगली बात पहले भी बोल चुका हूं मैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान रखना, थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड अगर मैं यहां पर कहूं तो ये जो ग्लैंड है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। देखो, दो नहीं है, बाइलोब्ड है तो एक ही, ये पूरा दोनों, ये और ये दोनों लोब मिला के एक ही ग्लैंड है, तो वन इन नंबर, बट ये बाइलोब्ड ऑर्गन है, दो लोब्स हैं, और ये दोनों लोब्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं दोनों के दोनों, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय द नैरो स्ट्रक्चर। और ये नैरो स्ट्रक्चर जो इनको कनेक्ट कर रहा है, दिस नैरो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टेमस। इसका क्या नाम है, इसको स्टेमस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्टेमस वर्ड आया कहां से, इसको समझो थोड़ा सा, इसकी हिस्ट्री को समझे। अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दो बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाला जो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है वहां पर, जो इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, इस जमीन के टुकड़े का नाम इस्थिमस था। इसका नाम इस्थिमस है। ठीक है, तो वहां से ये नाम लिया जाता है कभी भी, स्टिमस जो है, स्टिमस मीन्स इट इज अ कनेक्टर बिटवीन द टू बिगर लैंड पार्ट्स। तो ऐसे यहां पर अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए चले, तो ये एक लार्जर लोब ऑफ द थायराइड और ये एक लार्जर लोब ऑफ द थायराइड है, दूसरा लोब है ना, और इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाला एक नैरो जो टिश्यू पार्ट है, ये नैरो टिश्यू पार्ट, दिस नैरो टिश्यू पार्ट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज इस्थिमस। ठीक है, नाउ अगर आप थायराइड का ट्रांसफर सेक्शन काटो, यहां से टीएस काटो अगर थायराइड का, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि थायराइड जो है उसमें यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू है, इसके अंदर यहाँ थायराइड के ट्रांसफर सेक्शन अगर आप काटते हो तो इसमें ग्राउंड टिश्यू दिखाई देता है यहाँ पर इस तरह से, होमोजीनस मटेरियल यहाँ पर इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यूज है, ये कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है यहाँ पर, ये कनेक्टिव टिश्यू इन द थायराइड कहलाता है स्ट्रोमा। तो ये थायराइड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रोमा है ना, और इस स्ट्रोमा के अंदर आप यहाँ क्या देखते हो,
फॉलिकल्स पड़ी होती हैं कई सारी इस तरह से फॉलिकल। ये देखो ये एक फॉलिकल है बेटा, ये एक फॉलिकल है, ये कोई दूसरी फॉलिकल है। इस तरह से इस स्ट्रोमा में या कनेक्टिव टिश्यू में जो इसका ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस बना रहा है उसके अंदर कई सारी इस तरह से फॉलिकल्स होती हैं। अब फॉलिकल्स से क्या मतलब है ये समझो। फॉलिकल किसको कहते हैं? वैसे अपन क्लास 12 के टॉपिक में जब अपन डिस्कशन करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, तो हम वैसे फॉलिकल के बारे में बात कर चुके होते हैं, बट स्टिल फिर भी मैं यहाँ पर कहूँ फॉलिकल कभी भी वर्ड आए तो फॉलिकल वर्ड का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जिसके बीच में एक छोटी सी कैविटी, एक स्मॉल स्पेस है। यहाँ पर देयर इज अ स्मॉल स्पेस, ठीक है। इस स्पेस, ये स्पेस है, इसको कवर करे हुए ये यहाँ पर कई सारी सेल्स होती हैं। ये कवर करे हुए यहाँ पर ये कई सारी सेल्स है। देखो ये these cells, each cells are called as follicular cells। ये हर एक जो सेल है ये फॉलिकुलर सेल्स कहलाती है, जो बीच में सेंटर में एक कैविटी को, एक स्मॉल स्पेस को कवर करे हुए है। तो हर एक ये सेल जो है ये सेल कहलाती है फॉलिकुलर सेल। दिस सेल इज द फॉलिकुलर सेल, ठीक है। और ये फॉलिकुलर सेल मिलके पूरा एक स्ट्रक्चर जो ये बना रही है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकल। इसको फॉलिकल कहते हैं। और इसके अंदर ये जो छोटा सा स्पेस यहाँ पर बन रहा है, दिस इज एंट्रम, ये छोटा सा स्पेस जो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ये इस तरह का है ना, इसको हमने थायराइड में बात कर रहे हैं हम, इसलिए अभी इसको हम क्या कह रहे हैं, थायराइड फॉलिकल। ये पूरा का स्ट्रक्चर क्या है, थायराइड फॉलिकल। और ये थायराइड फॉलिकल किससे बना हुआ है भाई, फॉलिकुलर सेल से। और ये फॉलिकुलर सेल किसकी बनी हुई होती है, तो हम कहते हैं दीज आर क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, ध्यान देना। दीज आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। फॉलिकुलर जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं ये यहाँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है, ओके। इसके अलावा इस स्ट्रोमा के अंदर आप एक चीज और देखते हो, और वो क्या है, बीच बीच में कुछ जगहों पर यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ एक ग्रुप ऑफ द सेल दिख गया, एक ग्रुप ऑफ द सेल दिख गया स्ट्रोमा के अंदर, यहाँ एक ग्रुप ऑफ द सेल दिख गया, इस तरह से ये अलग अलग कुछ ग्रुप ऑफ द सेल्स और दिखाई देते हैं स्ट्रोमा के अंदर यहाँ। एंड दीज सेल जो यहाँ प्रेजेंट है इनको बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल। पैराफॉलिक्यूलर सेल, या इनको हम सी सेल्स भी बोलते हैं, सी सेल्स, ठीक है। तो थायराइड के अंदर ये थायराइड फॉलिकल जो है इनमें भी हार्मोन का सिंथेसिस होता है, और पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स जिसको मैं बोल रहा हूं उनके अंदर भी यहाँ पर क्या है, इनके अंदर भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है इन द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन आया सर कौन से हार्मोन निकलते हैं भाई, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं। तो थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 थायरॉक्सिन, नंबर 1 थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जिसको हम T4 भी बोलते हैं, या जिसको हम टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी बोलते हैं। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा इसीलिए इसको T4 का शॉर्ट में, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन T4 कहते हैं। दूसरा हार्मोन जो यहां से निकलता है वो कहलाता है उसका नाम है थायरोनिन। थायरोनिन, और जिसको या हम क्या भी बोलते हैं, जिसको हम ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3 हार्मोन भी बोलते हैं। थायरोनिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन। और तीसरा हार्मोन जो है वो यहां से जो निकलता है दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन
कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, इन शॉर्ट TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि यहां से निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। इनमें से ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन तो रिलीज होता है यहां से, कहां से, फ्रॉम द सी सेल्स, या जिसको मैंने पैराफॉलिकुलर सेल कहा, उनसे, इस सी सेल या पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है थायरोकैल्सिटोनिन। जबकि थायरोक्सिन या T4 एंड थायरोनिन या T3 हार्मोन्स, इन दोनों का सिक्रेशन जो है ये होता है किससे, थायराइड फॉलिकल से। जो थायराइड फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स मैंने कहा, थायराइड फॉलिकल वहां बनते हैं और वहां से सिक्रेशन होता है इनका, इन दोनों हार्मोन्स का। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी। अगर याद हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता था, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकलता था, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला TSH जब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो यहां से T3 एंड T4 का सिक्रेशन होता है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए यहाँ पर वो थायरोट्रोपिन का पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना जरूरी होता है। नाउ जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर T3 एंड T4 के बारे में, तो एक चीज समझना, ये T3 एंड T4 दोनों हार्मोन जो है, T3 एंड T4 है ना, इन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस जो होता है, इन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस ये कैसे होता है। इन T3 एंड T4 का सिंथेसिस होता है एक अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन इज एन अमीनो एसिड। इस टायरोसिन अमीनो एसिड का क्या होता है, इस टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ आयोडीन अटैच हो जाता है, अटैचेस आयोडीन, है ना, इसके साथ आयोडीन है, मतलब इसका आयोडीन इसके साथ जुड़ता है। तो आयोडीन के जुड़ने से यहाँ पर क्या बनते हैं, T3 एंड T4 बनते हैं। यानी 3 मॉलिक्यूल जब आयोडीन के टायरोसिन के साथ जुड़े तो ट्राई आयोडो टायरोसिन, और जब 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के जुड़े यहाँ पर, है ना, चार एटम यहाँ पर आयोडीन के जुड़े तो टेट्रा आयोडो टायरोसिन बना यहाँ पर। तो इस तरह से आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया। देखो, तो टायरोसिन अमीनो एसिड से जो है ये T3 एंड T4 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ये खास बात यहाँ पर अगर और कहें तो हम, और एक खास बात और है कि अमाउंट के बेसिस पे अगर मैं कहूं तो टोटल सिक्रेशन जो इन दोनों का हो रहा है T3 एंड T4 का, उसमें से 65% सिक्रेशन जो है T4 का होता है टोटल का, और ओनली 35% ऑफ इन दोनों में से जो हो रहा है उसका 35% कौन रिलीज हो रहा है, यहाँ पर T3 हार्मोन रिलीज होता है। यानी अमाउंट के बेस पे अगर मैं कहूं तो कौन ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट सिक्रेशन, है ना, सिक्रेटरी अमाउंट के बेसिस पे अगर मैं कहूं यहाँ पर तो T4 इज मोर। लेकिन एक्टिविटी के बेस पे अगर मैं कहूं कि एक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कौन मोर एक्टिव है, तो एक चीज है, हम कहते हैं कि T3 इज 3 टाइम, 3 गुना, 3 टाइम मोर एक्टिव देन T4। T4 से 3 गुना ज्यादा एक्टिव है, और इसलिए इतनी कम अमाउंट में होने के बावजूद भी, ये 35% या ये 65% है, उसके बावजूद भी मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है T3 एंड T4 दोनों। तो दोनों हार्मोन, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले। और ये दोनों के दोनों हार्मोन जो यहाँ निकल रहे हैं, इनके कई सारे फंक्शंस हैं। तो हम T3 एंड T4 के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। T3 एंड T4 फंक्शंस क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या करते हैं, अगर फंक्शंस के बारे में यहाँ बात करूं तो नंबर 1 सबसे पहली चीज जो है, ये दोनों के दोनों हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन करते हैं, BMR, दे मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट से क्या मतलब है, अगर आपसे कोई कहे भाई व्हाट डू यू मीन बाय द बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो मैं कहता हूं अमाउंट ऑफ द एनर्जी
amount of the energy required by the body or produced by the body during sleeping, आप जब स्लीप कर रहे हो, ड्यूरिंग स्लीपिंग और कंप्लीटली रेस्टिंग कंडीशन में, जब आप बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में हो, उस समय आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, वो आपका क्या कहलाता है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। समझना, आपने कई बार कई सारे लोगों से सुना होगा, अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूं, बहुत कम चीजें खाता हूं, लेकिन फिर भी मोटा हो रहा हूं, हवा से ही मोटा हो रहा हूं मैं, है ना, हवा से ही मोटा हो रहा हूं, हवा से मोटा होना, है ना, कुछ नहीं खाता मैं तो सिर्फ 2 चपाती खाता हूं यार सारे दिन में, है ना, और फिर भी इसके बावजूद भी मोटा हो रहा हूं, है ना। और कई सारे लोग कहते हैं बस 2 चपाती 4 चपाती बस इतना ही खा रहा है, और कई सारे लोग होते हैं अरे मैं तो सारे दिन में 10 चपाती खा लेता हूँ यार, उसके अलावा नाश्ता भी कर लेता हूँ, मम्मी नाश्ता भी देती है वो भी खा लेता हूँ, और उसके बाद में भी वो पतला दुबला, बिल्कुल पतला दुबला, बहुत पतला दुबला, है ना, लीन एंड फ्यूबुलिक, पतला दुबला, लीन, है ना, एंड फ्यूबुलिक। अब क्वेश्चन आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 चपाती खाने वाला आदमी जो है वो पतला दुबला है, और 2 चपाती पूरे दिन में खाने वाला आदमी जो वो बहुत ज्यादा मोटा सा दिख रहा है ना, क्या हो सकता है उसका रीजन? देखो 2 रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो क्या है, आलसी हो, 2 चपाती खाने के बाद में भी बहुत ज्यादा आलसी हो, और 10 चपाती खाने वाला बहुत एक्टिव हो, नंबर 1। लेकिन दूसरी चीज जो यहाँ हो सकती है कि वो आपकी BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर किसी की बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर लो है, स्लो है, कम है, तो नेचुरली वो बंदा ओबीस होगा, ओबीस होगा अगर किसी की बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो है ना। यानी ऐसे केस में क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में जो एनर्जी जो ऑक्सीडाइज, जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, तो वो एनर्जी जब कंज्यूम नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, दैट स्टार्ट टू डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ द फैट। तो फैट डिपॉजिट होता जाएगा बॉडी में, और बॉडी में जब फैट डिपॉजिट होता जाएगा तो वो आदमी क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, ओबीस होता जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर BMR फास्ट है, हायर है ना, तो ऐसे इंसान को आप देखोगे कि वो बहुत ही लीन एंड फ्यूबुलिक होगा, पतला दुबला होगा, लीन एंड फ्यूबुलिक। तो आपने देखा होगा कई बारी, है ना, बहुत खाना खाते हैं, बहुत सारा कुछ खाते रहते सारे दिन, उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी पतले दुबले रहते हैं। और कुछ लोग जो है बहुत कम खाते हैं, डाइट पे कंट्रोल बहुत रखते हैं, उसके बावजूद भी मोटे हो जाते हैं। सो दिस ऑल इज डिसाइडेड बाय द बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड कौन कर रहा है, इसको T3 एंड T4 कर रहे हैं। माने अगर किसी में T3 एंड T4 का लेवल हाई हो जाए तो उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसे में वो पतला दुबला होगा। और अगर किसी में T3 एंड T4 का लेवल कम हो जाए तो ऐसे में उसकी BMR क्या हो जाएगी, उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगी, तो वो कैसा हो जाएगा, ओबीस हो जाएगा। और इसलिए आप अगर देखो, आपने महसूस किया हो डेली लाइफ में, ऐसे लोग जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिनको थायराइड से निकलने वाले T3 एंड T4 का लेवल कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, नॉर्मली वो लोग आपको ओबीस दिखेंगे, वो मोटे होते हैं। और जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, अगर आप ऐसे लोगों को देखोगे तो वो बहुत पतले, लीन एंड फ्यूबुलिक, पतले दुबले दिखाई देंगे, लीन एंड फ्यूबुलिक, ठीक है। तो ये इस तरह से यहां पर इसके अंदर आपको पहला फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। दूसरा फंक्शन अगर मैं T3 एंड T4 का कहूं तो ये बॉडी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बॉडी ग्रोथ को। अब अगर आपको याद हो तो बॉडी ग्रोथ जो है मेन फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन का, है ना, मेन फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन का। बट उसके साथ साथ, ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ, ये जो T3 एंड T4 है, ये भी क्या करते हैं, बॉडी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बाय इंक्रीजिंग
प्रोटीन एनाबॉलिज्म या प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करके, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते और प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करके क्या करेंगे, बॉडी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो सेकंड फंक्शन। देन आफ्टर दैट, उसके अलावा अगर मैं यहां पर कहूं तो ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करते हैं इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। हम जब हमारी मदर की बॉडी में होते हैं तो हमारी मदर की बॉडी के अंदर जब हम वहां पर हैं तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारी ब्रेन का जब डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वो ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाए ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 इन मदर्स बॉडी, तो ऐसे केस में इन्फेंट के अंदर T3 एंड T4 का लेवल क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। और ऐसे केस में इंसान को एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, जिस प्रॉब्लम का नाम है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म। ये क्रेटिनिज्म जो है ये किस कारण होता है, दिस क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4 इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट कंडीशन में अगर इसका लेवल कम हो गया, किसका, T3 एंड T4 का, तो ऐसे इंसान के अंदर क्या नहीं हो पाता, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। और मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होने से उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रही है लेकिन मेंटल एज नहीं बढ़ रही है। माने ऐसे केस में वो बंदा 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन अभी भी 5 साल या 6 साल के जैसा ही मेंटल डेवलपमेंट है उसका, तो 5 साल 6 साल के बच्चे जैसे बात करेगा, उसी तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो बॉडी ग्रोथ तो हो रही है उसकी, फिजिकल, उसका क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ रही है ना, लेकिन उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मेंटल डेवलपमेंट के लिए इसलिए मैं कहता हूं कि कौन जरूरी है, दैट दिस हार्मोन इज वेरी नेसेसरी एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज T3 एंड T4। अगला फंक्शन T3 एंड T4 का अगर हम कहें तो यहां पर ये हीट प्रोडक्शन या थर्मोरेगुलेशन, अगर मैं कहूं या दूसरे वर्ड में कहूं तो थर्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व है। थर्मोरेगुलेशन माने ये जब बीएमआर कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करके या आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है ना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं, है ना, जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो मोटे हो रखे हैं, आप उनको देखना, उनको ठंड बहुत लगती है, उनको सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी, है ना। उनकी बॉडी को टच करके देखोगे तो उनके हाथ पैर बिल्कुल कोल्ड, है ना, ठंडे होंगे, बिल्कुल ठंडे ठंडे लगते हैं उनके हाथ पैर। अभी सर्दियों के दिनों में अगर आप देखो, कई सारे लोगों को तो नहीं लगती, लेकिन कईयों को ऐसे क्या हो, इसका मतलब उनके अंदर T3 एंड T4 का लेवल क्या हो गया, लेस। तो हीट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, एंड हीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पर ठंड लगती है उनको, तो थर्मोरेगुलेशन या हीट प्रोडक्शन करते हैं। अनदर वन, नॉट इन ह्यूमंस, लेकिन अगर मैं फ्रॉग्स में कहूं, ठीक है, तो फ्रॉग्स में जो फ्रॉग का लार्वा होता है ना, टैडपोल लार्वा, फ्रॉग का लार्वा जो है टैडपोल लार्वा कहलाता है। तो इस टैडपोल लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, जिस प्रोसेस को अपन ने क्या कहा था चैप्टर नंबर 4 में, मेटामॉर्फोसिस। चैप्टर नंबर 4 में जब हमने इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, आर्थ्रोपोडा के बारे में, आप उस पे रिलेटेड, आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड मेरा वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है ना। लेकिन आर्थ्रोपोडा में मेटामॉर्फोसिस, है ना, जिस प्रोसेस को मैंने कहा था, तो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से जब टैडपोल लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उस समय यहां पर कौन जरूरी होता है, T3 एंड T4 हार्मोन का सिक्रेशन नेसेसरी है, क्योंकि ये T3 एंड T4 हार्मोन ही क्या करते हैं, यहाँ पर ये मेटामॉर्फोसिस
के थ्रू लार्वा को, टेडपोल लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करते हैं। माने एक क्वेश्चन बना यहाँ, व्हाट विल हैपन if thyroid gland is removed, in tadpole larva of frog, क्या होगा? तो नो इफेक्ट, rate of metamorphosis, will increase, rate of metamorphosis will decrease, or no metamorphosis, tadpole larva will not convert into adult में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? What will be the answer? Anyone? The answer will be no metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस ही नहीं होगा। अगर उसमें से थायराइड ग्लैंड निकाल दी तो T3 और T4 का लेवल बिल्कुल बंद हो गया उसमें से सिक्रेशन, तो इट विल रिमेन इन द लार्वल कंडीशन, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा फिर वो। ठीक है, तो इस तरह से ये T3 एंड T4 के फंक्शंस हुए, T3 एंड T4। नाउ अगले हार्मोन के बारे में और बात करता हूं मैं। एक तीसरा हार्मोन और था, इफ यू रिमेंबर, और वो मैंने क्या कहा था? थायरोकैल्सिटोनिन। TCT, थायराइड से निकलने वाला कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, जिसका नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन एक हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है। हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है ये। क्या बोल रहा हूं मैं? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर से क्या मतलब है? इट reduces the blood calcium level, blood calcium ion level। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करता है ये, और इसलिए रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर कहा इसको। ये हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर होता है, ध्यान देना, इट इज अ हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। एंड अनदर थिंग अगर मैं कहूं तो ये एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन। वो अमीन स्टेट टायरोसिन के डेरिवेटिव से ये पेप्टाइड हार्मोन है। और इस थायरोकैल्सिटोनिन का कई बारी एक और नाम दे देते हैं, सिंपली कैल्सिटोनिन। थायरो वर्ड ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैल्सिटोनिन कह दो तो भी यही बात है। तो कैल्सिटोनिन कह दो या थायरोकैल्सिटोनिन कह दो, ये एक तरह का क्या है यहाँ पर बेटा? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है। हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर मतलब ये कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम करता है। अब देखो बेटा, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कोई कैसे कम कर सकता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं अपन। मान लो ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, दिस इज द ब्लड वेसल, ओके।
और ये अंदर यहां ब्लड। मैं कह रहा हूं इसका काम क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, टीसीटी हार्मोन जो है, ये क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है। यानी यहाँ कैल्शियम अगर ज्यादा है तो उसको कम करेगा। तो क्वेश्चन आया सर ये कैल्शियम को कम कैसे कर सकता है? तो कैल्शियम को कम करने के जो तरीके हैं वो क्या है, देखो सबसे पहला यहां से कैल्शियम निकालना है, तो सबसे पहला क्या, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन्स। बोन्स के अंदर ये बोन है अगर कोई, तो इस बोन के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम यहाँ से ब्लड में से निकल के कैल्शियम अगर ब्लड के से निकल के बोन्स में ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो, डिपोजिशन है ना, मेनली डिपोजिशन, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब होके और कहां पर डिपॉजिट होना, ब्लड बोन्स के अंदर। अगर ये हो तो ब्लड में ऑटोमेटिकली कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए, उसके लिए दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका रिड्यूस एब्जॉर्प्शन of calcium ion, reduce absorption of calcium ion in intestine। इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करो, कम करो। तो जब एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो ब्लड में कम आएगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। यानी फीकल मटेरियल के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा जो है दैट इज रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन in tubular part of nephron, tubular part of nephron। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से जो एब्जॉर्प्शन हो सकता है उस कैल्शियम का, उसको कम कर दो। तो इसका मतलब यूरिन के साथ कैल्शियम ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, और यूरिन के साथ जब कैल्शियम ज्यादा निकलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है बेटा, वहां पर उसका concentration in the blood will be lesser, वहां उसका concentration blood के अंदर कम हो जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं जिन तीन तरीकों से क्या कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। और इसलिए हमने इसको क्या कहा, ये हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है, हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है। सो नाउ अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बाद एबनॉर्मलिटीज, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड। तो डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड जब हम बात करते हैं तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड को बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, और दूसरे बिकॉज ऑफ द हाइपरसिक्रेशन, उसको हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण या हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। और हाइपोथायरॉयडिज्म में पहली डिजीज
जो हम बात करें यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म की, उस डिजीज का नाम है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म। चलो एनीवेज, यहां पर क्रेटिनिज्म के बारे में हम बात करें, है ना, तो क्रेटिनिज्म जो है ये डिसऑर्डर है जो कि T3 या T4, है ना, के हाइपोसिक्रेशन के कारण, जब T3 एंड T4 का हाइपोसिक्रेशन होता है इन इन्फेंट्स, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात किया था, जब इन्फेंट्स के अंदर T3 एंड T4 का सिक्रेशन अगर कम हो जाए, है ना, तो ये डिजीज होती है। तो ये डिजीज होती है कौन सी? क्रेटिनिज्म, है ना। इस क्रेटिनिज्म के अंदर मैंने क्या कहा था? मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, है ना, मेंटल डेवलपमेंट जो है ये रिड्यूस हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता। बेसल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, बॉडी ग्रोथ स्टंटेड, छोटी रह जाती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। प्लस पॉट बेली कंडीशन दिखेगी, पेट आगे की तरफ बढ़ा हुआ, पॉट बेली एंड पिजन चेस्ट। खास बात इसकी पिजन चेस्ट दिखाई देगा। पिजन चेस्ट मतलब चेस्ट ऐसे हल्का सा उभरा हुआ, जैसे कबूतर वगैरह में से ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है ना, ऐसे, है ना, पिजन चेस्ट होगा। पिजन चेस्ट खास बात इसके अंदर। एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है वो भी थोड़ा सा कम होगा। सेक्सुअल डेवलपमेंट, है ना, दैट विल ऑल्सो बी रिटार्डेड। ये भी यहां पर जो है कम होगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट भी। और इस तरह से अगर हम कहें तो ये क्रेटिनिज्म जो है उसमें एक बच्चा क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रही है उसके अंदर, लेकिन उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण छोटे बच्चों की जैसे बिहेव करता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4 इन इन्फेंट्स, उसके कारण होगा हाइपोथायराइडिज्म। नाउ अगला आया दूसरी डिजीज, अगर मैं यहां पर बात करूं तो दैट डिजीज इज मिक्सोडीमा। ये असल में दो वर्ड से बना हुआ है, मिक्सो प्लस ऑडिमा, मिक्सोडीमा, या जिसको हम गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं, गर्ल्स डिजीज, मिक्सोडीमा या गर्ल्स डिजीज। ये मिक्सोडीमा या गर्ल्स डिजीज होती है T3 एंड T4 का लो सिक्रेशन, है ना, ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 इन एडल्ट्स। अगर एडल्ट में, जैसे अभी मेरे में अगर T3 एंड T4 का सिक्रेशन कम हो जाए, तो उस केस में मेरे को हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम होगी वो होगी मिक्सोडीमा कंडीशन होगी। लेकिन अगर एक बच्चे में, इन्फेंट्स में अगर ये प्रॉब्लम हो तो उसको क्रेटिनिज्म होता है। तो इन एडल्ट्स अगर T3 एंड T4 का लेवल कम हो तो उसके कारण ये, ऐसा इंसान जिसमें एडल्ट कंडीशन में मिक्सोडीमा की सिक्रेशन कम हो गया, है ना, तो ऐसा इंसान मोटा दिखेगा, मोटा पफी दिखेगा, मोटा पफी अपीयरेंस ड्यू टू, क्यों मोटा क्यों दिखेगा? ड्यू टू एक्यूमुलेशन
of fat in the subcutaneous tissue, in the subcutaneous टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर यहां पर फैट डिपॉजिट होने के कारण। इसके कैरेक्टर भी कहूं तो इसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगी, स्लो होगी, है ना। अलर्टनेस ऐसे इंसान के अंदर अलर्टनेस है ना कम होगी, क्योंकि T3 एंड T4 का लेवल कम है तो अलर्टनेस कम होगी। IQ यानी इंटेलिजेंस है ना, एंड इनिशिएटिव्स लेने की क्षमता वो भी नॉर्मली थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ऐसे में कम हो जाएगी। हार्ट बीट इसकी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, है ना। इसका भी बीपी क्या होगा, थोड़ा लो रहेगा। इसका भी बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। एंड सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है वो भी क्या है यहाँ पर, वो भी थोड़ा सा रिटार्डेड होगा। और ऐसे इंसान जो है डिप्रेशन में दिखेंगे आपको, इनको डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट से डिप्रेशन हो जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में मिक्सोडीमा या क्रेटिनिज्म के अंदर अगर मैं कहूं तो बिकॉज ऑफ द लो बीपी, लो हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर कम होना, अलर्टनेस कम रहना, BMR कम रहना, इसके कारण से डिप्रेशन जैसी चीजें होती है। तो वहां पर उनको क्या, फिर वहां ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एंड द ट्रीटमेंट इज व्हाट, टैबलेट दो, थायराइड की टैबलेट होती है, रोज सुबह आपको वो थायराइड हार्मोन की टैबलेट लेनी पड़ती है। सो दैट इज देयर, है ना। अब ध्यान देना, ये दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि ये एडल्ट में होता है मिक्सोडीमा, एडल्ट में डेफिशिएंसी के कारण, और क्रेटिनिज्म जो है वो कब हुआ, अगर किसी इन्फेंट के अंदर अगर उसका लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए तो। लेकिन ये दोनों के दोनों T3 एंड T4 की सिक्रेशन के कम होने के कारण थे। नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म का एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर आपने पढ़ा है, सिंपल गॉइटर के बारे में शायद क्लास 10th में। देखो सिंपल गॉइटर जो है ना, इसमें ना T3 का लेवल कम हो रहा है ना T4 का। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आपको याद है मैंने आज की क्लास के शुरू में कहा था T3 एंड T4 को बनाने के लिए आयोडीन इज नेसेसरी, आयोडीन की जरूरत होती है। तो आपकी डाइट में अगर आयोडीन नहीं हो तो आपकी थायराइड ग्लैंड तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आयोडीन नहीं है तो टायरोसिन का आयोडीनेशन नहीं होगा, तो T3 एंड T4 का सिक्रेशन नहीं होगा, और T3 एंड T4 का सिक्रेशन नहीं होगा तो सिम्टम्स दिखेंगे। तो T3 एंड T4 का सिक्रेशन अफेक्टेड होता है इससे, और उस कारण से प्रॉब्लम होती है सिंपल गॉइटर। नॉर्मली ये हिली एरियाज में रहने वाले लोगों में दिखाई देती है, हिली एरिया में रहने वाले लोगों में। क्यों, क्योंकि हिली एरियाज में रहने वाले लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां जो हिली एरियाज हैं वहां पर जो एग्रीकल्चरिंग की जाती है वो हिली एरिया में की जाएगी। अब बारिश का जो पानी है उस बारिश के पानी के साथ यहाँ से क्या होगा, रनअवे वाटर के साथ आयोडीन तो सारा बह के निकल गया। तो यहाँ की जो सॉइल है हिली एरिया की, उसमें तो आयोडीन की अमाउंट होती है कम, और यहीं पे जो क्रॉप उग रही है उन्हीं को ये लोग खा रहे हैं, तो उनको आयोडीन नहीं मिल पाता, और आयोडीन नहीं मिल पाता तो उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम सिंपल गॉइटर बोलते हैं। इस केस में आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण ऐसे इंसान की थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या हो जाती है, दैट एनलार्जेस इन साइज, बड़ी हो जाती है, एनलार्जेस इन साइज। और थायराइड ग्लैंड का साइज में बड़ा हो जाना बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज व्हाट, इट इज कॉल्ड ए सिंपल गॉइटर। इसको सिंपल गॉइटर कहते हैं हम, ठीक है। और अगर ये चलता रहे आयोडीन की डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन सप्लीमेंट नहीं ले, आयोडीन डाइट नहीं ले, तो उस केस में फिर अल्टीमेटली ये क्रेटिनिज्म या मिक्सोडीमा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इन्फेंट में हो रहा है ये प्रॉब्लम तो क्रेटिनिज्म, और अगर एडल्ट में हो रही है तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ से फिर ये एक सिंपल गॉइटर फाइनली मिक्सोडीमा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज अनदर डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
लेकिन ये आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ना कि T3 एंड T4 की। और चौथा एक और मैं डिजीज यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट इज हाशिमाटो। हाशिमाटो डिजीज। अपन क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 में जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ रहे थे तो मैंने ये नाम बोला था, हाशिमाटो डिजीज, इफ यू ऑल रिमेम्बर, है ना। देखो, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। याद होगा शायद तुमको सबको, मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर मैंने कहा था कि जब थायराइड ग्लैंड को पहचानना हमारी बॉडी क्या कर दे, उसको रिकॉग्नाइज करना ऑफ द सेल्फ सेल्स बंद कर दे, तो फिर थायराइड ग्लैंड की सेल्स को ही क्या करना शुरू करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको भी खत्म करना शुरू कर देता है ना। हमारी बॉडी की जो थायराइड सेल्स है उनको ही हमारा इम्यून सिस्टम खत्म करना शुरू करता है। तो दैट डिसऑर्डर, दैट डिजीज इज व्हाट, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज हाशिमाटो डिजीज। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था जो मैंने वहां बोला था। तो ये चार यहां पर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम्स होगी ना। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम यहां पर अगर मैं कहूं तो एक ही है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, एंड दैट इज एक्सो ऑप्थेल्मिक। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, जिसको हम बेस्डू डिजीज भी बोलते हैं, बेस्डाउ डिजीज, या जिसको हम पेरिस डिजीज भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं इसको। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर क्यों होता है, इसका कारण समझो। अगर किसी इंसान में T3 एंड T4 का हाइपर सिक्रेशन हो, जरूरत से ज्यादा सिक्रेशन हो, हाइपर सिक्रेशन यानी लेवल बढ़ गया, हाइपर सिक्रेशन, तो ऐसे केस में उस इंसान को एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है। और इस एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर वाले इंसान का अगर आप गूगल पे कोई फोटो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, कि इसकी, ऐसे इंसान की आंखें ऐसे निकल के उभरी हुई ऐसी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, है ना। और इसीलिए एक्सोप्थेल्मिया के कारण एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कंडीशन, इनमें क्या दिखाई देगा, एक्सोप्थेल्मिया, एक्सोप्थेल्मिया दिखाई देगा। एक्सोप्थेल्मिया से क्या मतलब है यहां पर, एक्सोप्थेल्मिया मींस बल्ज्ड, बल्ज्ड आई बॉल, आंखें बहुत उभरी हुई ऐसे बाहर की तरफ, है ना, बल्ज आई बॉल, बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिहाइंड देम, आंखों के पीछे की ओर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए आंखें निकल के उभर के बाहर की तरफ आई हुई होती है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ऐसे इंसान अंडरवेट होंगे, वेट कम होगा, लॉस ऑफ वेट बहुत होगा उनमें, लॉस ऑफ वेट, वेट बहुत कम रहता है उनका, लॉस ऑफ वेट होगा उनमें, है ना। बॉडी टेम्परेचर हल्का सा ज्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, T3 एंड T4 ज्यादा है इसमें, तो बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी हमेशा गर्म गर्म सी रहेगी। हार्ट बीट हाई रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, है ना। बहुत ज्यादा एक्साइटेबल रहेंगे, एक्साइटेड, हर छोटी मोटी चीज पे ही जल्दी से फटाफट, अरे ये क्या, अरे ये क्या है, वो क्या है,
है ना, घबराहट या एक्साइटेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी उनमें, एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। नर्वसनेस, नर्वसनेस भी ज्यादा होगी। एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत ज्यादा होगी उनको, है ना, रेस्टलेसनेस रहेगी उनके अंदर। तो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण वहां पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अगर मैं थायराइड के हार्मोन्स के बारे में कहूं तो ये हार्मोन के